हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने पार्ट सेकंड कवर अप करना है, जो आपका चैप्टर रह गया था, द रिवोल्ट्स, रेबल्स एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857। आज उसका पार्ट सेकंड में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, पार्ट थर्ड तक नहीं जाएंगे, ज़्यादा चैप्टर लंबा नहीं खींचेंगे। जिन जिन बच्चों को नहीं पता है मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ बिपाशा कनौजिया। ठीक है, मैं आपको ठीक है पढ़ाती हूँ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश वगैरह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 11th-12th के। अभी रिसेंटली मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो अभी मैंने ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं की हैं, जिस करके ठीक है मटेरियल आपको थोड़ा सा कम अभी मिलेगा, बट विद इन टाइम मैं सारा सिलेबस कवर आपको करवा दूंगी। सेकंड वन इज़ दैट कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम जाके ठीक है वहाँ पे फॉलो करके ले सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डाल दूंगी, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, जो जो बच्चे इंस्टा नहीं चलाते वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसका लिंक ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, तो हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, ध्यान से सुनना ठीक है, मैं आपको एज अ स्टोरी की तरह पूरा चैप्टर करवाऊंगी। बस कान खुले रखने हैं, आंखें भी खुली रखनी है, ताकि आपको आगे का मटेरियल दिखी जाए। ठीक है, नेट ऑन करके कोई और चीज़ें मत सुनना, सिर्फ वीडियो के ऊपर ध्यान रखना। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अवध इन रिवोल्ट। ठीक है, अवध क्या है? देखो, अवध यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक एरिया है जिसको अवध बोला जाता है। अब उसके अंदर रिवोल्ट हुआ है। देखो, रिवोल्ट मैंने आपको समझाया था, रिवोल्ट एंड म्यूटिनिटी में अंतर होता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, आप मुझे बताओगे कि रिवोल्ट और म्यूटिनिटी में क्या डिफरेंस होता है। अब अवध के अंदर क्या हो गई है? रिवोल्ट हो गया है, उसके बारे हमने पढ़ना है कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले आपकी बुक में एक कोटेशन लिखी है, एक लाइन लिखी है, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ वन डे। अवध क्या है? अवध को इसने एज अ चेरी की तरह बताया है, जो कि ब्रिटिशर्स के मुंह में आके एक दिन गिरेगी। ये जो आपकी स्टेटमेंट थी, वो स्टेटमेंट आपकी लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। अब ये ऐसा इसने क्यों किया था? अब पूरी कहानी सुनो। देखो, आपका टाइम पीरियड था 1851 का, जब गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये डिस्क्राइब किया था अवध को कि अवध क्या है? एक चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ वन डे में। उसी के ठीक है 5 साल बाद यानी 1856 में क्या हो जाता है, ये जो अवध था ना बच्चे आपका, वो पूरे तरीके से कब्जे में आ जाता है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। अभी ये जो कब्जा था वो इतना ज़्यादा इजी भी नहीं था अवध के ऊपर करना। तो सबसे पहले आप रीज़न सुनो। देखो, अवध को ये कब्जे में करना क्यों चाहते थे? देखो, अवध जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फर्टाइल सॉइल मिलती है, जिसमें कॉटन एंड इंडिको बहुत अच्छे अमाउंट में ग्रो हो सकता है। कॉटन एंड इंडिको एक बहुत ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया पे क्यों आए थे? ट्रेड करने आए थे, धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश कर ली आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी के दौरान। मैंने ये सब चीज़ें समझाई हैं अपने पहले पार्ट में। ठीक है, तो ज़रूर उसको चेकआउट करना। तो जैसे ही वो आते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं, और हमारे प्लीजेंस का क्या करते थे? एक्सप्लॉयटेशन। तो उन्हें ना अवध भी अपने एरिया में लेना था, कि जल्दी से जल्दी वो अवध अपने एरिया में ले लें और वहाँ पे जितनी एग्रीकल्चर हो सकती है वो उतनी कर ले। बट अवध को इतना ज़्यादा जीतना इजी नहीं था, तो ये अपने फालतू की पॉलिसीज़ वगैरह लगाते रहते थे। अब देखो, अवध को कैप्चर करने के लिए ना इन्हें बहुत सारे स्टेयर्स का सामना करना पड़ा। मतलब अवध को अगर कैप्चर करना था ना, तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया। मतलब पहले एक ये रूल लगा दिया, फिर सेकंड ये लगा दिया, थर्ड ये, फोर्थ ये, मतलब एक स्टेप के साथ इन्होंने अवध को कैप्चर किया। जो पहला स्टेप हमें देखने को मिलता है वो मिलता है सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, जो अवध के अंदर लगाई गई थी 1801 में। अब सब्सिडियरी अलायंस क्या है? देखो, आपकी बुक में ना साइड में ग्रीन कलर का एक बॉक्स बना हुआ, उसमें बताया गया है कि जो सब्सिडियरी अलायंस थी वो लॉर्ड वेलेंसी ने इंट्रोड्यूस की थी 1798 में। इसके ना 4 मतलब मेन रीजंस बताए गए हैं कि आखिर सब्सिडियरी अलायंस में होता क्या था। सब्सिडियरी अलायंस में होता क्या था यहाँ पे, ठीक है, मैंने ईजी टू पॉइंट्स में लिखा है ताकि आपको आसानी रहेगा याद करने में भी। देखो, सब्सिडियरी अलायंस जो होती थी बेसिकली राजा और ब्रिटिश एम्पायर का जो बंदा होता था उसके बीच में, ठीक है, साइन होती थी सब्सिडियरी अलायंस।
राजा कौन से, आपके प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा होते थे, ठीक है। उस टाइम पे हमने, आप अगर जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस रखी होगी उनको पता होगा कि 565 प्रिंसली स्टेट्स होती थी। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी, जिनको राजा रूल किया करते थे। अब सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था कि सब ब्रिटिश जो होगा ना आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, चाहे आपके जितने भी इंटरनल मैटर्स हो या फिर एक्सटर्नल, मतलब अगर अंदर कोई आपके एम्पायर के अंदर दुविधा चल रही है तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, और बाहर अगर लड़ाई चल रही है उधर भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। बट राजा को क्या करना है, वो उस आर्मी का मेंटेनेंस देना है, मतलब खर्चा पानी सब देना है उस आर्मी का। तीसरा पॉइंट ये भी बताया था कि ब्रिटिश का ना एक मेंबर होगा जो राजा के साथ बैठेगा, मतलब अगर राजा कोई भी अपनी मीटिंग वगैरह करता है सीक्रेटली तो ब्रिटिश का एक मेंबर होगा वो राजा की मीटिंग्स में बैठेगा। बट वो मेंबर जो होगा ब्रिटिश एम्पायर का, वो अपनी कोई सलाह नहीं दे सकता, मतलब उसने चुप करके वहाँ पे बैठना ही है। अब ये ना बहुत एक अच्छी चीज़ थी जो ब्रिटिश ने की थी। देखो ब्रिटिश अपना एक बंदा बिठा रहा है, ठीक है, उनकी सीक्रेट मीटिंग में। अब वो बंदा क्या करेगा, बोलेगा नहीं बट सुनेगा तो ना सारा कुछ कि हाँ ये राजा भी ये प्लानिंग बना रहा है। तो वो आगे चल के क्या करता था, अपने ब्रिटिश एम्पायर के बंदों को जाके बता देता था, इससे राज्य का नुकसान होता था। फोर्थ इन्होंने ये बताया था कि अगर आप ब्रिटिश सब्सिडियरी अलायंस को, ठीक है, साइन करोगे, कोई भी राजा अगर साइन करता था तो उसे कोई भी अलायंस बनाने की अनुमति नहीं होती थी कि तुम दूसरों राजा के साथ कोई भी अलायंस बना लो। तो ये सब सब्सिडियरी अलायंस में बताया जाता था। सब्सिडियरी अलायंस होती थी ना, एक तरीके से उसने राजा की सारी पावर्स ले ली थी, मतलब राजा को पूरे तरीके से बिना पावर के रूल करना सिखा दिया था कि राजा के पास कोई पावर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो एक तो सीक्रेट बंदा उनका आके बीच में बैठ रहा है जो उनकी सीक्रेट मीटिंग हो रही है, सेकंड वो आर्मी नहीं रख सकता राजा, आपका सारी प्रोटेक्शन ब्रिटिश प्रोवाइड करवा रहे, तो उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं खत्म हो गया था अपने लोगों के ऊपर। देखो जो चीज़ मैंने आपको सारी समझाई वही समराइज करके यहाँ पे लिखी है कि जब सब्सिडियरी अलायंस जो होता था राजा, ठीक है, साइन कर लेता था तो वो पूरे तरीके से, मतलब इंक्रीजिंगली पूरे तरीके से बढ़ता, मतलब इंक्रीजिंगली समझते हो, दिन प्रतिदिन उसके ऊपर डिपेंड होना, बढ़ते क्रम में, मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के ऊपर, क्योंकि उसके पास अपनी सेना है ही नहीं। बेचारे को कोई थप्पड़ मारने आ जाए तो भागते भागते बचाने के लिए वो ब्रिटिशर्स को बोलेगा ना कि मुझे अपनी सेना दे, तो ये हालात होते थे। ही कुड नो लॉन्गर सेट कंट्रोल ओवर रेबेलियंस चीफ एंड तलुकदार्स। अब उसके पास आर्मी नहीं है तो लोगों का डर भी नहीं होगा राजा को, ठीक है। कौन सा राजा, वो कैसा राजा जिसके पास खुद की सेना ही नहीं होती, ठीक है, तो उसका डर ही नहीं होता था लोगों के ऊपर। तो तलुकदार जो होते थे, मतलब जिनको राजा बोला करता था कि जाके मुझे तूने टैक्स देना है हर एक मंथ या फिर एनुअली, तो उसका कोई डर नहीं होता था तलुकदार को। तलुकदार अब राजा को राजा नहीं समझते थे। अब देखो मैंने आपको, ठीक है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अवध को ये क्यों कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती थी जो कि कॉटन एंड इंडिगो के प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती थी, और यही हमें, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इसमें से देखने को मिलता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, देखो सब्सिडियरी अलायंस के कारण इन्होंने अवध को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में ले लिया था। ऐसे ही ये जो आपके कर्नाटक रीजन्स थे, कर्नाटक रीजन्स आपके ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल का जो बीच का रीजन होता है ना, उसको कर्नाटक रीजन बोला जाता है। वो रीजन और मराठा की जितनी भी लैंड होती थी, पंजाब बंगाल को धीरे धीरे 1856 के आते आते इन्होंने कब्जे में ले लिया था। अब हमारे पास, ठीक है, आगे टॉपिक है द लाइफ वाज गोन आउट ऑफ द बॉडी। अब ये देखो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो स्टेटमेंट का ये मतलब है कि किसी के शरीर से किसी की, ठीक है, आत्मा बाहर जा रही है। द लाइफ वाज गोन आउट ऑफ द बॉडी, किसी के शरीर में से किसी की आत्मा बाहर जा रही है, ठीक है, ये चीज़ का मतलब है। अब ये स्टेटमेंट ऐसे क्यों बोली, हम आगे पढ़ते हैं। देखो 1856 में अवध को, ठीक है, अनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर्स ने पूरे तरीके से कि अवध क्या है, अब किसके कंट्रोल में है, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। तो उनके राजा की अब वो खातिरदारी थोड़ी करेंगे, उसके राजा को भी भगाएंगे ना कि चल निकल अब तेरा काम खत्म है, हमने अवध को अपने अंदर ले लिया। तो वहाँ का जो राजा था उसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। देखो जब हमने टॉपिक पढ़ा था लीडर्स एंड दी फॉलोअर्स, तो वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे मेहनत करके एक फ्लो चार्ट बनाया था, आप ज़रूर पार्ट 1 चेकआउट करना। वहाँ पे मैंने सभी राजास के नाम लिखे, कौन सा राजा कौन से शहर में, ठीक है, लीडर बना था। तो नवाब वाजिद अली शाह का बेटा जो था बिरजिस कादर, ठीक है, वो अवध का लीडर बना था।
अब हम उसी की ही स्टोरी पढ़ेंगे, मतलब उसके पापा की ही स्टोरी पढ़ेंगे। देखो अब तक का जो आपका लीडर था नवाब वाजिद अली शाह, इसको भी डिथ्रोन कर दिया जाता है एंड एक्साइल्ड कर दिया जाता है। देखो वर्ड्स कैसे यूज किए, डिथ्रोन मतलब धक्के मार के बाहर निकाला जाता है अवध में से। ओके, जो आपका नवाब वाजिद अली शाह होता है ना, इसको डिथ्रोन कर दिया जाता है एंड बाहर निकाल दिया जाता है कैलकाटा के अंदर। क्यों बाहर निकाला जाता है? ये इसलिए निकाला जाता है कि ये जो आपका नवाब वाजिद अली शाह है ना, ये मिस गवर्न कर रहा है, इसको सरकार नहीं चलानी आती। ब्रिटिशर्स ये तर्क देते हैं, तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है कि अवध में से, कि अब तो अवध का और लॉन्गर समय तक के लिए रूलर नहीं है। अब ब्रिटिशर्स को ये नहीं पता था कि जो नवाब है वो बहुत ज़्यादा ठीक है पॉपुलर नहीं है। उन्हें हमेशा यही लगता था कि जो नवाब वाजिद अली शाह है ना, वो अनपॉपुलर है अपनी प्रजा के बीच में। तो अब जब इसको बाहर निकाला था, ठीक है, अवध में से बाहर निकाल दिया था नवाब वाजिद अली शाह को, ठीक है। अब देखो नवाब को देखो अब कहीं ना कहीं जाना था ये सब कुछ छोड़ के, क्योंकि सरकार ने इसको ठीक है बाहर निकाल दिया था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, नवाब को अवध में से निकाल दिया था। तो ये ना अपनी लखनऊ के अंदर बीवी को छोड़ के, इसकी वाइफ का नाम था बेगम हजरत महल, उसको छोड़ के अब ये जा रहा था कानपुर के साइड, क्योंकि उसको आगे जाना था जहाँ पे ब्रिटिशर्स बोल रहे थे। तो आगे तक उसने जाना था अवध को छोड़ के। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इवन जो इसके जो चहीते थे, बिलव्ड वंस कौन होते, जो इसके चहीते थे, जो नवाब वाजिद अली शाह को इतना ज़्यादा प्यार किया करते थे, वो इवन ना इसके पीछे रोते रोते हुए गए सॉन्ग ऑफ लैमेंट्स गाते। लैमेंट्स क्या होता है? लैमेंट्स बेसिकली दुख भरे गाने को बोला जाता है। मतलब जब नवाब वाजिद अली शाह ठीक है अपने अवध शहर को छोड़कर जाते हैं, तब इनकी जो प्रजा होती है बहुत ज़्यादा दुख मनाती है कि हमारा जो प्यारा राजा था वो हमें छोड़कर जा रहा है। बट कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनको ये लगता था कि ये बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर रूलर है, इसके पीछे कौन खड़ा होगा, बल्कि ऐसा नहीं था। अब देखो हमें जितने भी ठीक है आगे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उसमें बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं नवाब वाजिद अली शाह के लिए। पहली तो स्टेटमेंट यही है जो आपके टॉपिक का नेम है, द लाइफ वाज गोन आउट ऑफ द बॉडी। सेकंड स्टेटमेंट ऐसे भी लिखी जाती है जैसे अंग्रेज़ बहादुर आए और मुल्क ले लियो, ठीक है। अंग्रेज़ बहादुर आए और मुल्क ले लियो, मतलब अंग्रेज़ जो थे ठीक है वो आए और हमारा जो इतना प्यारा मुल्क था जहाँ पे हम रहते थे उसको पूरा छीन के ले गए। तो आगे हमारे पास टॉपिक है फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब इस टॉपिक में क्या है, देखो टॉपिक 2.3 है, ठीक है। टॉपिक 2 का हमने पहला भी पढ़ लिया, अभी अवध वाला भी कर लिया। टॉपिक 2.2 द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, वो भी कर लिया। अब हम टॉपिक 2.3 के ऊपर हैं, फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखो अब लोगों के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था ना, उन्होंने क्या किया था ब्रिटिशर्स ने कि आप जो नवाब वाजिद अली शाह था उसको ठीक है वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी प्रजा, उसको भगा दिया यार। अब देखो सोचो, प्रजा को जिस राजा के ऊपर यकीन होता है उसको हटा दो तो प्रजा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो इस टाइम पे लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था। फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, फिरंगी राज से मेरा मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स होते थे, ठीक है। इस चैप्टर में फिरंगी राज किसको बोला जाता था, जो ब्रिटिशर्स का राज होता था उसको। अब इस टॉपिक में ये बताया गया है कि आगे हमें ना एक चेन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक ऐसी चेन जिसमें प्रिंस, तलुकदार, प्लीजेंट एंड सिफोइस जुड़े रहते थे। इस चेन से मेरा ये मतलब है कि ब्रिटिश को ठीक है हराने के लिए प्रिंस, तलुकदार, प्लीजेंट एंड सिफोय ने ठीक है एक ऐसी चेन बना ली थी कि अब तो हमें ठीक है पूरे तरीके से फिरंगी राज को ख़त्म करना है। अब देखो ये जो एनेक्सेशन हुआ था, मतलब जब अवध को अनेक्स कर लिया था ठीक है ब्रिटिशर्स ने, तो वो नवाब को वहाँ से हटा दिया था। बट हमें ये भी देखने को मिला कि अकेला नवाब ही नहीं वहाँ से हटाया था, इवन जो तलुकदार थे ना, जो राजा का कहना नहीं मानते थे, उसको भी हटा दिया था। ये चीज़ देखने को मिली। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क्स में, या फिर ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा बट छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि तलुकदार के बारे में लिखो। तो देखो तलुकदार बेसिकली वो होते थे जिनके पास ठीक है फोर्ट्स होते थे, किले होते थे, किले बनवा सकते थे, ठीक है। एक डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इंजॉय किया करते थे, मतलब एक शोहर, एक बहुत अच्छी लाइफ इनकी होती थी, ठीक है। आफ्टर राजा के बाद कौन अच्छी ज़िंदगी जीते होते थे, ये तुलुकदार। इनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा होता था। ये राजा के सोसाइटी को एक्सेप्ट किया करते थे, मतलब राजा का जितना भी कहना होता था, ठीक है, राजा ने जो ऑर्डर दे दिया वो उनको मानना पड़ता था। और उसके बदले ठीक है ये पेड भी किया करते थे, रिवेन्यू को टैक्स भी दिया करते थे आपके तुलुकदार। कई बार तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तुलुकदार भी हमें देखने को मिले, 12,000, ठीक है। कई बार छोटे तुलुकदार भी होते थे जिनके पास हमेशा 200 की सेना होती थी, मतलब 200 लोगों की सेना होती थी। और जो बड़े तुलुकदार होते थे उनके पास 12,000 की सेना होती थी।
अब देखो ये तलुकदार को कैसे डिस्प्लेस करते हैं। एक एक्ट आता है आपका समरी सेटलमेंट एक्ट। देखो यहाँ पे हम समरी सेटलमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, आखिर समरी सेटलमेंट एक्ट है क्या। तो देखो जो ब्रिटिशर्स का फर्स्ट रिवेन्यू सेटलमेंट एक्ट था उसको समरी सेटलमेंट एक्ट बोला जाता है, जो कि 1856 में इंट्रोड्यूस कर दिया था। मैं आपको सीधी सी हिंदी सी भाषा में, ठीक है, समरी सेटलमेंट एक्ट समझा देती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो बच्चे, समरी सेटलमेंट एक्ट वो एक्ट था जिसमें ब्रिटिशर्स बोला करते थे कि ये जो तलुकदार है ना आपके, ये जो तलुक्स कौन होते थे, तलुकदार कौन होते थे, जिनके पास तल्लुक होता था, मतलब जिनके पास एक ज़मीन होती थी और उस ज़मीन का रिवेन्यू राजा को दिया करते थे। सेटलमेंट एक्ट में बेसिकली यही मोटा मोटा बताया गया है कि समरी सेटलमेंट एक्ट में क्या होता था। ब्रिटिशर्स जो होते थे ना वो पुअर लोगों के पास जाते थे, मतलब जो पुअर प्लीजेंट्स होते थे ना उनके पास जाते थे और उनको बोलते थे कि ये जो तलुक्स है ना, मतलब एक टाइप की चुगली किया करते थे कि ये जो तलुकदार है ना, ये जो आपके तलुकदार है इनके पास किसी और बंदे की ज़मीन है और वो ज़मीन हम उस बंदे को देना चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्प करो। समरी सेटलमेंट में क्या है कि हमने, ठीक है, ये जो तलुकदार है आपके वो रियल ऑनर नहीं है इस ज़मीन के, मतलब ये ज़मीन उन्होंने किसी बंदे से ली है और ये पुअर लोगों की, पुअर प्लीजेंट्स की हेल्प करेंगे उस ज़मीन को वापस दिलाने के लिए। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट के तलुकदार के ऊपर लगा देते हैं तो तलुकदार बेचारे क्या होते हैं, उनकी ज़मीनें वो छीन लेते हैं अंग्रेज, ठीक है। With the help of this, they reduced the level of exploitation of the peasants. ब्रिटिशर्स ये भी बोलते थे कि ये जो तलुकदार थे ना आपके, जो ये आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन करते थे, मतलब इतना बड़ा रिवेन्यू लेते थे, हम वो भी आपका कम करवा देंगे, ठीक है। बल्कि जो लैंड होगी जो तलुक्स ने ली है वो हम, ठीक है, उसके रियल जो आपका ऑनर होगा ना, मतलब उस ज़मीन का जो रियल ऑनर होगा, हम वो ज़मीन उसको देंगे तलुकदार से छीन कर। देखो आगे इफेक्ट्स हैं कि समरी सेटलमेंट के आगे इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखो जो पहले तलुकदार होते थे वो 60% जो लैंड होता था ना अवध का वो कवर अप किया करते थे, मतलब उतनी ज़मीन उनके पास होती थी। बट जब से समरी सेटलमेंट एक्ट लग गया अब उनके पास सिर्फ 38% ज़मीन रह जाती है। ये जो बोलते थे ना प्लीजेंट्स की कि हम आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाएंगे, अब वो ज़मीन जो तलुक्स की होती थी वो ब्रिटिशर्स के पास आ गई थी, तो वो जितना तलुक्स मतलब रिवेन्यू लगाया करते थे ना उससे ज़्यादा आपके ब्रिटिशर्स लगाया करते थे, तो जिसकी जो कंडीशन होती थी ना आपके बेचारे पुअर प्लीजेंसी वो बहुत ज़्यादा वर्स बन गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब बन गई थी, गंदी सिचुएशन बन गई थी। इवन जो रिवेन्यू होता था ना कई बार हमें ये भी देखने को मिला कि 30% होता था, उससे क्या कितना परसेंट बढ़ जाता था, 70%, कई बार 80 भी चला जाता होता था। कई बार ये रिवेन्यू उस टाइम पे लगा दिया करते थे जिस टाइम पे, ठीक है, कंडीशन ही बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है बंगाल के अंदर, मतलब जहाँ पे फेमाइन आ गया, ये चीज़ देखने को मिली थी। मैनी ऑफ दीज तलुक्स वेयर लॉयल टू द नवाब ऑफ द अवध, सो दे जॉइन बेगम हजरत महल इन द रिवोल्ट। अब देखो ये जो तलुकदार होते थे ना अपने राजा के बहुत ज़्यादा लॉयल होते थे, लॉयल्टी ये बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखते थे। तो जब इनको पता लगा ना कि हमारे नवाब वाजिद अली शाह को उठा लिया गया है, अवध से निकाल दिया गया है, तो उसकी जो वाइफ जो नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ में उनको छोड़ के आए थे बेगम हजरत महल के साथ, ठीक है, ये रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं एंड अपने नवाब को वापस ले आने के लिए, ठीक है, रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो आगे आपके पास, ठीक है, रिलेशनशिप बताए गए हैं सिफॉयस एंड द सुपीरियर। सुपीरियर कौन है यहाँ पे, ब्रिटिशर्स, ये खुद को अपने आप को सुपीरियर मानते थे, हम तो इनको मानते थे, ठीक है, बुक में ऐसा बताया गया। अब देखो रिलेशनशिप आपको जानने के लिए आपको 2 टाइम पीरियड्स के बारे में पढ़ना होगा, 1820 का एंड 1840 का। कई बार ये लाइन उठा के ही क्वेश्चन में आ जाती है कि आप, ठीक है, रिलेशनशिप एक्सप्लेन करो कि 1820 में ब्रिटिशर्स और सिफोय के कैसे रिलेशनशिप थे एंड 1840 में कैसे रिलेशनशिप थे। देखो 1820 में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप होते थे, इवन जो हमारे ब्रिटिशर्स होते थे, ठीक है, वो हिंदी लैंग्वेज बोला करते थे, रेसलिंग किया करते थे, क्रिकेट हमारे साथ खेला करते थे, गुल्ली डंडा हमारे साथ खेला करते थे, हमें सपोर्ट किया करते थे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारा करते थे। बट धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपने रंग दिखाने शुरू कर देते हैं। ये है, ठीक है, हमें जानवर जैसे कि ज़िंदगी होती है ना, हमें वैसा बुलाया करते थे कि ये जो इंडियंस है ना ये तो जानवर है, ये जलील है, ऐसे मतलब टर्म का यूज़ किया करते थे। तो 1840 में इनका इतना गुड रिलेशनशिप हमें नहीं देखने को मिलता है। 1840 में ये बेसिकली अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देते थे। यहाँ पे हमें ब्रिटिशर्स का ज़्यादा ग्रेड भी देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स कितने ज़्यादा लालची होते थे और कैसे हमारे
ज़मीनों को हड़प लेते थे। अब देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आर्मी होती थी ना, मतलब जो लड़ने जाती होती थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो अवध की जाती होती थी, जिस करके अवध की आर्मी को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी भी बोला जाता है। ये मैंने साइड में हाईलाइट करके इसलिए लिखा है क्योंकि 1 मार्क में कई बार पूछ लिया जाता है कि किस आर्मी को, मतलब नर्सरी आप समझते हो ना, जैसे नर्सरी मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुप इकट्ठा होता है, जैसे प्लांट्स की नर्सरी होती है जिसमें ग्रीन कलर की वो ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, आपने देखा होगा। ऐसी बोटैनी की होती है, ठीक है, और भी कई चीज़ों की नर्सरी होती है। तो नर्सरी का मतलब ग्रुप, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रुप कहाँ पे होता था, आर्मी का। तो नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किसको बोला जाता था, अवध को बोला जाता था, ठीक है। ये आप 1 मार्क के लिए याद रख लेना। अब देखो आगे हमारे पास टॉपिक 3 है। टॉपिक 3 में क्या लिखा गया है, व्हाट द रेबल्स वांटेड। आखिर ये जो रेबेलियस होते थे वो चाहते क्या थे। देखो ब्रिटिशर्स जो होते थे ना, हमेशा अपने हीरोइज्म के बारे में बात किया करते थे। इवन जितने भी हमें रिकॉर्ड्स मिले उसमें अपने ब्रिटिशर्स ने अपने आप को, ठीक है, एज ए हीरो की तरह बताया कि हम तो बहुत ज़्यादा दया करते होते थे, ठीक है, सिफॉइस के ऊपर। बट ये सिफॉइस ही बदतमीज़ होते थे, हमारी वुमेन्स के साथ ये सब गंदी गंदी चीज़ें किया करते थे, ऐसा मतलब लिखा करते थे। अब ये बेसिकली रेबेल्स को, ठीक है, अनग्रेटफुल बारबेरियन फॉरेस्ट डिवेलर्स बोला करते थे। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि मतलब हम जंगली है, जानवरों की तरह ज़िंदगी काटते हैं। जैसे आपका टीचर नहीं आपको बोलता था कि किस जानवर की क्लास में आ गई, कौन सी फिश मार्केट है ये, ठीक है, वहीं से आपने याद रख लेना है। तो ये चीज़ होती थी, ये ब्रिटिशर्स अपने आप को हमेशा हाई लेवल के ऊपर बताया करते थे। देखो ज़्यादातर हमें रेबल्स के बारे में ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड से ही पता चलता है, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा इलिटरेट थे, हमारे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी, लिखना पढ़ना बहुत ज़्यादा कम सिफॉइस को आता था। तो अगर हम सिफॉइस का अगर रिकॉर्ड देखें तो हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है जिसका नेम है इश्तिहार। इश्तिहार को हम नोटिफिकेशन भी बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं, एंड प्रोक्लेमेशंस भी बोलते हैं। तो हमें रियलिटी नहीं पता कि सच में हम, ठीक है, जानवर की तरह ज़िंदगी काटा करते थे, मतलब हम इतने ज़्यादा गंदे होते थे। बट सिर्फ वॉइस जो होते थे ना, उनके पास बहुत ज़्यादा कम रिकॉर्ड्स होते थे जो हमें जो देखने के लिए मिले। आगे आपका टॉपिक है टॉपिक 3.1 द विजन ऑफ यूनिटी। अब देखो द विजन ऑफ यूनिटी में जो आपकी प्रोक्लेमेशन छपी जाती थी, ठीक है, जो प्रोक्लेमेशन इशू की जाती थी वो मुस्लिम प्रिंस के नेम से इशू की जाती थी। एंड उसमें ये भी देखा जाता था कि आपके जो हिंदूज है ना, उनके कोई सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो, मतलब हम कोई ऐसी बात ना छाप दे कि हिंदूज को ना बुरा लगे। प्रोक्लेमेशन छापी की जाती थी, इसलिए छापी जाती थी कि हमें, ठीक है, रिवोल्ट करना है, ये सब चीज़ें करनी है, आप इकट्ठा हो जाओ, मतलब एक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए छापी जाती थी। ये जो, ठीक है, रिवोल्ट था, हमें ये भी देखने को मिला कि इस रिवोल्ट ने हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट किया था। मतलब इससे पहले भी जितनी भी रिवोल्ट हुआ, जैसे संथाल का आपने पढ़ा, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं हुई। बट ये जो रेबल्स एंड द राज जो आपका चैप्टर है, ये हमें ये भी बताता है कि हिंदू एंड मुस्लिम की यहाँ पे हमें यूनिटी देखने को मिलती है। अब ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी होती थी डिवाइड एंड रूल, ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करते थे एंड बाद में वो रूल किया करते थे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इवन जो प्रोक्लेमेशंस होते थे ना, वो जैसे महावीर हो गए हिंदू रिलीजन के, एंड बुद्धिस्ट आपके मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, ठीक है, मुस्लिम्स के, तो उनके नेम के अकॉर्डिंग छपाई जाती होती थी और बहुत अच्छी प्रोक्लेमेशंस होती थी कि वो हमें यूनाइटेड करने का काम करे। इवन हमें, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि बरेली के अंदर ये क्या करते हैं, अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लगाते हैं। बरेली के अंदर ना ये हिंदूज को 50,000 रुपीज़ देते हैं मुसलमान के खिलाफ भड़काने के लिए। बट ये जो डील होती है वो, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो पाती। वहाँ पे भी हम अपनी यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो नेक्स्ट वी हैज़ 3.2 टॉपिक अगेंस्ट द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन। देखो अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन में क्या बताया गया है कि अब जितनी भी चीज़ें होती थी ना, इवन जो फिरंगी राज से रिलेटेड है, ठीक है, वो जो सिफॉइस होते थे वो रिजेक्ट कर देते थे कि अब हमें फिरंगी से मिलना ही नहीं है, हमें कुछ बात ही नहीं करनी। इन्होंने हमारा इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है। जितनी भी ये ट्रीटिस लगा रहे थे, समरी सेटलमेंट एक्ट हो गया, आपका रेटवाड़ी एक्ट हो गया, महलवाड़ी सिस्टम हो गया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट हो गया, वो सब ट्रीटिस जितनी भी थी ये डिसबैंड कर रहे थे। मतलब सिफॉइस का यही था कि हमने नहीं अब तुम्हारी कोई भी बात माननी। सिफॉइस का मेन एम होता था कि जो इनका पुराना जो वर्ल्ड है, मतलब जो इन्होंने खो दिया है इतनी अच्छी बड़ी जिंदगी, उसको इन्होंने रिस्टोर करना है। रिस्टोर दी वर्ल्ड मतलब जो पुरानी लाइफ थी उसको रिस्टोर करना है। ये जो प्रोक्लेमेशन होती थी ये बेसिकली छापा करते थे, जिसमें, ठीक है, ये बताया करते थे कि कैसे हिंदू मुस्लिम के फेथ को, ठीक है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। मतलब कैसे ये जो आपकी वो थी
कैटरेज थी, ठीक है, जो आपकी बंदूक थी एनफील्ड राइफल, उसमें जो गोली डलती थी कैटरेज, मैंने उसका डायग्राम बनाया है, आप देख लेना पार्ट 1 में। तो उसके अंदर कैसे वो ग्रीस करके काउ और पिग का फैट ग्रीस करके हमें दिया करते थे, तो वो सब चीज़ें प्रोक्लेमेशंस में लिखी गई थी। अब इनका एक ही एम बन गया था कि जो आपकी लाइफ है, ठीक है, सिर्फ वॉइस की लाइफ है, फेथ है, एंड उनका जो लिवलीहुड है, उनके रहने सहने का तरीका है, उसको हमें सिर्फ बचा के रखना है, हमें फिरंगी राज नहीं चाहिए। इन्होंने जितने भी रिकॉर्ड्स थे इवन वो भी तक, ठीक है, बर्न कर दिए थे कि अब हमें, ठीक है, कोई इनका रिकॉर्ड नहीं लेना। ये जो फालतू की बातें लिखते रहते ना हमारे खिलाफ, गलत शापते रहते कि ऐसा हुआ था, सिर्फ वॉइस इतने गंदे थे, वो सब इन्होंने, ठीक है, बर्न कर दिए थे। बर्न इसलिए भी किए थे क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होता था। जिस बच्चे ने, सॉरी, जिस बच्चा बोल दिया, जिस वॉइस ने, ठीक है, आपका रेवेन्यू नहीं दिया तो उसकी जो ज़मीन होती थी वो ऑक्शन में चली जाती थी, जैसे परमानेंट सेटलमेंट में हमने पढ़ा। तो इसलिए भी वो, ठीक है, वो बर्न कर दिया जाते थे। अल्टीमेट एम क्या था आपका सिफोइस का, यही था कि एंड में उन्होंने, ठीक है, इगैलिटेरियन एक सोसाइटी बनानी है। इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है? वो सोसाइटी जहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वली बांटे जाते हैं, ठीक है, हर एक बच्चा, हर एक औरत, हर एक इंसान, ठीक है, एक इक्वल लाइफ जीता है इगैलिटेरियन सोसाइटी में। तो इसी के साथ, ठीक है, आपका ये जो टॉपिक था दी अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। देखो, सिंबल ऑफ ऑपरेशन का यहाँ पे मतलब है ब्रिटिशर्स के खिलाफ की लड़ाई जो थी, ठीक है, उसको कैसे उसके खिलाफ अगेंस्ट होना था। इस टॉपिक में इतनी सी ही बात थी। एन ऑल्टरनेटिव पावर। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है, रेबल्स ने ना अंग्रेज़ों को बाहर भगा दिया था। अभी हमने टॉपिक पढ़ा ना अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, मतलब वहाँ पे अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं रेबेलियंस ने बाहर भगा दिया था कि अब आप चले जाओ, आपको हमारी शक्ल नहीं, हमने आपकी देखनी, ठीक है, दफ़ा हो जाओ। ये सब चीज़ें हो गई थी। अब जैसे ही ब्रिटिश रूल थोड़ा सा आपका, ठीक है, कोलैप्स हो गया था, तो रेबेलियंस ने सोचा कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में जो हमारा पहले सिस्टम चलता था, कोर्ट एंड ऑर्डर चलता था, हम उसे दोबारा चलाएं। देखो, पहले भी तो हम अपने जो होता था राजा वगैरह होता था, ठीक है, अपना जो साम्राज्य होता था वो खुद ही चलाता था ना। पहले हम अपना कोर्ट खुद ही चलाते थे, हमें किसी अंग्रेज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हमने ये लो करना है, ये लो करना है। मुग़ल एम्पायर में भी हमने देखा ना कि खुद जो होता था मुग़ल शासक, वो खुद अपना, ठीक है, कोर्ट चलाया करता था। तब इस दौरान क्या हो गया था, लीडर्स, ठीक है, अपने वेंट बैक टू दी कल्चर, अपने जो इनका पुराना कल्चर था, मतलब जो बंदा अपनी ड्यूटी क्या करता था कि एक बंदा होगा, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड्स लिखेगा, फिर वो राजा के पास जाएगा, राजा गवाही सुनेगा, सब बच्चा बोल दिया फिर से यार, सब उनकी लोगों की गवाही सुनेगा, ठीक है, गवाही के बाद अन्याय करेगा। तो जिसकी वो ड्यूटी होती थी ना, वो कल्चर वापस वो लाना चाहते थे। ये अपॉइंट कर रहे थे वेरियस पोस्टेस को, जैसे पोस्ट नहीं होती थी, जैसे पहले क्या होगा, आपका दीवान होगा, फिर दीवाने आयम होगा, फिर सूबेदार होगा, ये सब पोस्टेस होती थी मुग़ल एम्पायर में, जो इन्होंने, ठीक है, अब दोबारा, ठीक है, अपॉइंट करनी थी। क्योंकि पहले तो ये ब्रिटिशर्स आके अपना सब कुछ कर रहे थे ना, अब थोड़े टाइम के लिए क्या हो गया था, ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो गया था, तो इन्होंने, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपॉइंट करनी थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये ब्रिटिश वापस नहीं आएंगे। देखो, वापस भी ब्रिटिशर्स ने आके सब कुछ कैप्चर कर लिया था, ये सिर्फ थोड़े समय के लिए ही हिल गए थे, क्योंकि हमारा जो रिवोल्ट था वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था। आगे हमारे पास ये बताया गया है कि जो रेबेलियंस होते थे, अब उनका ज़्यादा ध्यान, मतलब मोर फोकस किस चीज़ पे होता था कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, फाइट करनी है। बट ऐसा लंबे समय तक होता नहीं है। इवन ये जो रेबेलियंस है अपनी स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं, ठीक है, हम कैसे इनके साथ लड़ सकते हैं। बट जो ब्रिटिश है ना, वो फिर से आपका रिकैप्चर या फिर रिकॉन्कर कर लेते हैं इंडिया को मार्च 1858 में। अब वो कैसे करते हैं, अब हमने अगले टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टॉपिक 4 सप्रेशन। अब ये कैसे, ठीक है, हमें सप्रेस करते हैं, मतलब दोबारा रिकॉन्कर कैसे करते हैं। अब देखो, इन्होंने सबसे पहले नॉर्थ इंडिया को रिकॉन्कर करना था, मतलब रिकॉन्कर के ऊपर सप्रेशन करना था। देखो, ये बहुत ज़्यादा इजी भी हुआ था। क्यों? क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ एक्ट पास कर दिए थे मई एंड जून में। मतलब जैसे परमानेंट सेटलमेंट था, समरी सेटलमेंट एक्ट था, सनसेट लॉ था, ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई ना कोई एक्ट बना के ये पास कर देते थे मई एंड जून में।
सबसे ज़्यादा एक्ट पास देखने को मिले मई एंड जून में, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी के एक्ट, ठीक है, कि प्लीजेंट्स के ऊपर। अब ये जो एक्ट पास होते थे इससे ज़्यादा नुकसान आपके राजा और प्लीजेंट्स को ही होता थी, ठीक है। 1857 में हमें ये चीज़ देखने को मिली। प्लेंटी ऑफ डेथ। अब प्लेंटी ऑफ डेथ का क्या मतलब है? अब देखो ब्रिटिशर ने सीधा ही बोल दिया था, भाई जो अब रिवोल्ट कर रहा है ना उसको गोली से उड़ा दो। किसी ने ये नहीं देखना चाहे लड़की है, बच्चा है, वुमन कोई भी है, ठीक है, इंसान है, किसी ने नहीं देखना, सिर्फ जो रिवोल्ट करने आ रहा है अब उसको गन से उड़ा दो। मतलब ये जो चीज़ थी ना, ये आम जनता को भी ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था, जो ब्रिटिशर्स की आम जनता थी उनको भी बोल दिया था कि आप अब ऐसा कर सकते हो। एक्शन करने के लिए इन्होंने टू प्रोंग अटैक किए थे। टू प्रोंग अटैक क्या होते हैं? टू प्रोंग अटैक वो होते हैं जब आप दो साइड से, ठीक है, अटैक करते हो किसी एरिया के ऊपर। अब देखो ये इंडिया है, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, पंजाब की साइड पे यहाँ पे अटैक किया था, मतलब यहाँ से उनकी सेना आई थी। एंड सेकंड सेना आपकी बंगाल साइड, मतलब कैलकाटा की साइड, यहाँ पे यहाँ की साइड वो आई थी। यहाँ से सेना आ रही है, यहाँ से सेना आ रही है। उनका मेन एरिया था कैप्चर करने का, वो था दिल्ली। देखो इंडिया के ऊपर मतलब उसी का रूल माना जाता है जिसने, ठीक है, इंडिया की कैपिटल के ऊपर कब्जा किया था, ठीक है। दिल्ली को अगर ये कब्जा कर लेते तो समझ लो एक तरीके से पूरा इंडिया ही इनके पास दोबारा आ जाना था। तो पंजाब एंड कैलकाटा के साथ, ठीक है, इनकी सेना जाती है और ये दिल्ली को जाके कब्जा कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लडी रियोट्स, मतलब जो सिफॉइस थे वो बहुत ज़्यादा लड़े थे कि इनके पास ये जो दिल्ली है इनके हाथ में से ना जाए। बट फाइनली क्या होता है, ब्रिटिशर्स, ठीक है, आसानी से, इनके पास सेना ही इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, इतने ज़्यादा पावरफुल वेपन्स होते हैं कि ये दिल्ली को, ठीक है, कब्जे में कर लेते हैं। अब हमें, ठीक है, आगे का सिनेरियो भी बताया गया है कि जो गंगेटिक प्लेन्स थे, गंगेटिक प्लेन्स क्या है, जहाँ पे गंगा रिवर बहती है, ठीक है, जो आपके गंगेटिक प्लेन्स थे ना, वहाँ पे ये प्रोसेस थोड़ा स्लो था। क्यों स्लो था? क्योंकि वहाँ पे फोर्थ से, मतलब एक ब्रिटिशर्स था, वो बताता था इवन जो आपके 3-4 मेल एडल्ट की पॉपुलेशन थी ना, वो रेबेलियन में, मतलब रिवोल्ट में घुस गई थी। मतलब 3/4 जो आपकी जो लड़के थे, मतलब आप ये समझ लो कि हर एक घर से एक एक दो दो जो आपके बच्चे थे मेल, ठीक है, 13 से 14 या फिर 13 से 18 साल की उम्र तक जो बच्चे थे वो जा रहे थे रिवोल्ट लड़ने के लिए, तो अपनी वो जाने दे रहे थे। गंगेटिक प्लेन्स को इतना ज़्यादा, ठीक है, कब्जे में लेना ईजी नहीं था, बट फिर भी इन्होंने कर ही लिया था। एंड में हमें ये भी पता लगता है कि ये करप्शन का ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। देखो हमने बरेली का अभी एग्जाम्पल पढ़ा, बरेली में हिंदू मुस्लिम को, ठीक है, ये अलग नहीं कर पाए। इवन वो पैसे भी देते हैं 50,000, बट नहीं कर पाए। बट हर एक जगह हम थोड़ी बोल सकते कि करप्शन नहीं होती थी। देखो ये बेसिकली क्या किया करते थे, पुअर प्लीजेंट्स के ऊपर ज़्यादा अटैक किया करते थे। उनको बोला करते थे कि अगर आप हमारी हेल्प करोगे ना दिल्ली को लूटने के लिए, मतलब इंडिया को फिर से दोबारा रिकैप्चर करने के लिए, अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो उसमें से जितना हिस्सा होगा हम आपको दे देंगे। तो हमारे कुछ इंडियन मूर्ख भी थे, ठीक है, वहाँ पे जाके अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं और फाइनली पूरे तरीके से रिकॉन्कर, ठीक है, ब्रिटिशर्स दोबारा कर लेते हैं। आपको ये 1 मार्कर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैसे और कब, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने रिकॉन्कर किया था। तो डेट है 1858, मार्च का टाइम पीरियड था, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने दोबारा इंडिया को रिकॉन्कर किया था। अब हम, ठीक है, अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर आ गए हैं, टॉपिक 5। देखो इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, सबसे ज़्यादा इमेज के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो इसी चैप्टर में से आता है क्योंकि इसमें बहुत सारी पिक्चर्स है। हाय, तो ठीक है, हम अब टॉपिक पढ़ते हैं। देखो टॉपिक का नेम है इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। अब इसमें क्या बताया गया है, 2 ही चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात की गई है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे ना, मतलब जो ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स होते थे रिवोल्ट्स को लेके, उनको हमने क्या बोला गया, म्यूटिनिटी रिकॉर्ड्स। हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड से मिलती हैं। उनके रिकॉर्ड्स में क्या थी, जैसे बायोग्राफीज थी, डायरीज थी, एंड जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो लिखा करते थे। सेकेंड उन्होंने ये भी बताया था कि जो पेंटेड इमेजेस होती थी ना ब्रिटिश, वो भी बनाया करते थे। इवन वो पूरा सीन ही बना के दिखाया करते थे कि कैसे ब्रिटिशर्स, ठीक है, रेबिलियंस को मारा करते थे, कैसे रेबल्स होते थे हमारी वुमेन्स के साथ डिसऑनर किया करते थे, कैसे, ठीक है, सारी चीज़ें होती थी, कैसे हम इनको फांसी पे चढ़ाते थे, वो सारा इमेजिनरी सिस्टम से इन्होंने बताया था। ओके, अब आगे आपके पास टॉपिक है टॉपिक 5.1 सेलिब्रेटिंग द सवेरियर्स। देखो इस टॉपिक में बेसिकली पिक्चर के बारे में ही ज़्यादा बात की गई है। उस पिक्चर का नेम है रिलीफ ऑफ लखनऊ। मैं साइड में, ठीक है, फ़ोटो भी लगा दूंगी, आप उस फोटो को ध्यान से देख लेना। नेम और किसने वो पिक्चर बनाई है ये दोनों आपको याद होने चाहिए। एक्सप्लेन मैं उस चीज़ को अभी कर ही देती हूँ। देखो ये जो पिक्चर है बेटा आपकी, वो उसका नेम है रिलीफ ऑफ लखनऊ। रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाई है
आपके थॉमस जॉन बाकर ने बनाई थी 1859 में। अब रिलीफ ऑफ लखनऊ को अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल भी बोला गया है। क्यों? अब ये ध्यान से सुनना। अब लखनऊ में क्या होता है कि हेनरी लॉरेंस, ठीक है, आपका कमिश्नर होता है, कमिश्नर होता है मतलब लखनऊ के अंदर। ये उस टाइम पे, ठीक है, लखनऊ के अंदर बहुत ज़्यादा रिवोल्ट छिड़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि हेनरी लॉरेंस जो ब्रिटिश का ही एक बंदा था, वो क्रिश्चियंस की जो जितनी भी पॉपुलेशन थी ना, मतलब उनके एरिया की जितनी भी पॉपुलेशन थी, उनको एक किले में ले जाता है। बट जो रेबिलियंस थे, हमारे रिवोल्ट जो कर रहे थे, वो हेनरी लॉरेंस को मार देते हैं। बाद में वो रिवोल्ट संभालने के लिए आपके 2 और बंदे आते हैं 25 सितंबर को। वो कौन से थे? आपके जेम्स ऑटरम एंड हेनरी हैवलॉक, ठीक है। आपके 2 बंदे थे ना, जेम्स ऑटरम एंड हेनरी हैवलॉक। इनके साथ, ठीक है, एक और बंदा आता है कॉलिन कैंपबेल, एंड ये तीनों, ठीक है, मिलके काम करते हैं, लखनऊ के अंदर रिवोल्ट को पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं। आपके जो ये रिवोल्ट जो कर रहे थे हमारे रेबिलियंस, उनके ऊपर उनको मारते हैं, पीटते हैं, और अपनी क्रिश्चियन पॉपुलेशन को पूरी तरीके से बचा देते हैं। तो वो इसी फोटो में यही बताया गया है कि तो जो 3 में, ठीक है, पोज मार के जो आपके बंदे खड़े हैं, वो बेसिकली कॉलिन कैंपबेल, हेनरी हैवलॉक एंड आपके जेम्स, ठीक है, आउटरम है, वो तीनों बंदे हैं। एंड आसपास में हमारी रेबल्स की पॉपुलेशन बिखरी पड़ी है, मतलब उनको मारा गिराया है और लखनऊ को ही इजीली कैप्चर कर लेते हैं। इस फोटो में बस यही चीज़ बताई गई थी। अब देखो आगे हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक 5.2 इंग्लिश वुमन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। अब इसमें एक पिक्चर की बात की गई है जिसका नेम है इन मेमोरियम। किसने बनाई है? जोसेफ नियॉन पैटर्न ने बनाई थी। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो वुमेन है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। देखो जो इन मेमोरियम थी ना, ये फोटो जब आपकी रिवोल्ट हुई 1857 में रिवोल्ट हुई, तो उसके लगभग 2 साल बाद ही, ठीक है, इसको पब्लिश कर दिया गया था। और इसमें से नीचे इस फोटो के देखो ये स्टेटमेंट लिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा देखने के लिए गलत है। इवन अगर ये स्टेटमेंट कोई भी बंदा पढ़ेगा, उसके दिमाग में एक गलत इमेज ही क्रिएट होगी। वो कौन सी स्टेटमेंट थी? वो थी ये देखो, वुमेन वेटेड फॉर डिसऑनर एंड डेथ। अब मतलब इसका क्या मतलब है? देखो ब्रिटिशर्स ऐसे चीज़ें हमारे बारे में लिखा करते थे कि ये जो रेबिलियंस थे ना, ये बहुत ज़्यादा गंदे थे। यहाँ पे फोटो में, ठीक है, आपकी एक लेडी दिखाई गई है जिसके, ठीक है, 4 बच्चे हैं। वो कैसे, ठीक है, डर रही है, काँप रही है, और बाहर से रेबिलियंस आ रहे हैं उनको मारने के लिए, ये चीज़ बताई गई है। अब देखो आगे हमारे पास, ठीक है, हीरोइक भी, ठीक है, एक पेंटिंग को, ठीक है, पब्लिश करता है मिस व्हीलर की। अब मिस व्हीलर देखो वहाँ पे आपकी फ़ोटो बनाई गई है, उसमें ये बताया गया है कि वो कैसे, ठीक है, बंदूक है, वो रिबिलियंस को मार रही है। नीचे, ठीक है, आपकी बाइबल की बुक पढ़ी गई है। उस बुक को, ठीक है, देख के इन्होंने क्या कोटेशन लिखी है, दैट द बैटल टू सेव द ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब उस फोटो में देखो ये बताया गया है कि कैसे वो, ठीक है, अपनी बाइबल की बुक को बचा रही है। कि जो सिफोइस थे ना, वो इवन उनकी बाइबल को बुक को भी, ठीक है, फाड़ने के लिए, ठीक है, आए थे। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। हीरोइक ने ये सब चीज़ें बताई थी। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखने का क्या मतलब है कि बैटल टू सेव द ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी, मतलब ये अपने रिलीजन को भी जानबूझ के पेंटेड इमेजेस में शो किया करते थे। ओके, फिर आगे हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक 5.3 वेरेंजेस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या बताया गया? देखो इसमें भी एक पिक्चर है जिसका नेम है जस्टिस पंच। ये किसने बनाई है? जॉन डैनियलमैन ने बनाई है। देखो इसका नेम आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने सर्च करके, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, तो ये आप यहाँ से नोट से ले सकते हो। तो जस्टिस पंच में बेसिकली ये बताया गया कि एक वुमेन है जिसके बाल, ठीक है, चुड़ैलों जैसे ऐसे खुले पड़े हैं, बाहर बाल, ठीक है, उसके बिखरे पड़े हैं, और उसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है और एक स्वॉर्ड सी पकड़ी हुई है, जिससे वो सेफ्टी के लिए सोल्जर्स यूज़ नहीं करते, वो पकड़ी हुई है। इसमें वुमेन जो, ठीक है, वो स्वॉर्ड के साथ हमारे रेबिलियंस को मार रही है। उसमें ये भी शो किया गया है, आपकी पिक्चर में ये बताया गया है कि वो जो नीचे वुमेन्स है ना, उनको नहीं मार रही, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी है वो, जो गोरी है ना आपकी अंग्रेज़न, इतनी ज़्यादा अच्छी कि हमारी जो इंडियन वुमेन्स है उनको नहीं मारी, हमारे बच्चे जो इंडियंस हैं उनको नहीं मारी, सिर्फ वो मेल पॉपुलेशन को मार रही है। और इसमें ये बताया गया कि ये जो पिक्चर है आपकी जस्टिस एंड वेनेजेंसी को शो करती है, मतलब अन्याय की ये फोटो है कि कैसे वो लड़की अपने लिए अन्याय ले रही है। हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक 5.4 द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। अब देखो परफॉर्मेंस ऑफ टेरर में कुछ नहीं बताया गया, ये बताया गया है कि जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने भी, ठीक है, छोड़े नहीं रेबिलियंस, वो भी, ठीक है, फांसी के साथ उनको लटका दिया करते थे। 12 सोल्जर्स जो होते थे आपके एक टाइम पे, ठीक है, लटका दिया करते थे फांसी के ऊपर, एंड अच्छे से पूरा वो अपना बदला लिया करते थे।
ओके, तो आगे हमारे पास टॉपिक है टॉपिक 5.5, नो टाइम फॉर क्लेमेंसी। देखो क्लेमेंसी का क्या मतलब होता है, दया, कि ये अब दया दिखाने का टाइम नहीं है। देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जानबूझ के ऐसी कोटेशन लिखते थे, बैटल टू सेव द ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, इमोशन प्रोवोक्ड इमेजेस दिखाया करते थे। मतलब कि जो फोटोज होती थी ना वो इमोशंस भरी होती थी कि मतलब देख के ही बंदा रो दे, ये सारी फोटो होती थी। ऊपर से इन्होंने स्टेटमेंट ऐसे लिखनी कि वुमेन वेटेड फॉर दिस ऑनर एंड डेट, ये सब गंदी गंदी चीज़ें लिखा करते थे। तो इस टाइम पे ठीक है ब्रिटिश बोले ना 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 ना, दया का टाइम नहीं है ये, नो टाइम फॉर क्लेमेंसी, ये दया का टाइम नहीं है। अब आपके इसमें भी ठीक है एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें आपका एक बंदा है अंग्रेज जो कुर्सी पे बैठा है, जनरल कैनन। वो डिक्लेयर करता है कि जो आपके सिफॉयस है ना, हम उनको एक जेस्चर देते हैं क्लेनिनेंस का। क्लेनिनेंस मतलब वो क्या होती है, दया ही एक टाइप की, एंड हम ना अपनी मर्सी शो करती है, मतलब दया वाली भावना शो करते हैं सोल्जर्स के ऊपर, मतलब उनको एक तरीके से छोड़ देते हैं। अब देखो अभी इन्होंने एक पिक्चर में ये बताया कि हम उनसे पूरे तरीके से बदला लेते हैं, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम उन्हें छोड़ देते हैं, डबल गेम खेल रहे हैं ना। तो इस चीज़ पे ठीक है जनरल जो कैनिन था ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसा जाता है, इवन इसका मजाक उड़ाया जाता है एक सटायरिकली वे में। सटायरिकली वे मतलब आप ऐसे समझो, अगर मैं ये बोलूँ कि अमिताभ बच्चन 2 फुट का है, देखो उसकी हाइट इतनी ज़्यादा बड़ी है वो, मैं बताओ उसको छोटा रही हूँ, ठीक है। तो ये सटायर होता है, मतलब दूसरे ढंग से मजाक उड़ाना, एक तरीके से मजाक उड़ाना, ये समझ लो। तो जनरल कैनिन का ठीक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा था, ये कौन सी ठीक है बातें कर रहा है। आगे हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, और इससे आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। टॉपिक 5.6, नेशनलिस्ट इमेजरीज। इसमें भी कुछ नहीं बताया गया, इसमें यही बताया गया ये जो लड़ाई हुई थी ना आपकी, इससे हमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड मिलता है, और यही रिकॉर्ड हमारी जो फ्यूचर की अब फ्रीडम वाली जो लड़ाई होनी थी 1947 में, जो गांधी जी ने लड़नी थी, और जितने आपके फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसको ठीक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस भी बोला जाता था। यहाँ पे हमें ग्रेट एंड लिटरेचर देखने को मिले, इवन बड़ी बड़ी पोएम्स जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने जैसे जो आपकी लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये सब पोएम्स थी कि इस टाइम पे कंबाइल होती है और हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है हमारी फ्यूचर फ्रीडम जो आपकी मूवमेंट चलने वाली थी। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है आपका। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। इसके आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अगर जिन बच्चों के पास नहीं है तो ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, आपको ज़्यादा कहीं घूमना नहीं पड़ेगा। अगर आपको इस चैप्टर के साथ कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या फिर मुझे इंस्टा पे DM करके पूछ सकते हो। एंड अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।